संस्कृति वाले कक्षा 9 के इस चैप्टर को थोड़ा संक्षेप में आपको बताया, क्योंकि इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है यह लेसन कक्षा 10 का। तो पर्शिया, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान जो 1947 के बाद में भारत से अलग हुआ, मध्य चीन हो, म्यांमार हो, इधर इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, श्रीलंका जैसे देशों में भारत का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास हुआ। ये हमारे सांस्कृतिक उपनिवेश माने गए। इस कारण इस संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया वाले इस क्षेत्र को अखंड भारत की संज्ञा दी गई। आज हम कक्षा 10 के इसी पहले चैप्टर को इसी बात से आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि आखिर ये द्वीपांतर जो कि कक्षा 10 का पहला टॉपिक है, 1 नंबर से ये संबंधित है, 1 नंबर का ये प्रश्न एग्जाम में कक्षा 10 में आ सकता है। इसलिए सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है, परिभाषा जो है, वो हम इसको पढ़ेंगे। द्वीपांतर से क्या आशय है? तो देखिए, द्वीपांतर की एकदम आसान परिभाषा है, जिसमें भारत के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ हिंद महासागर और हिंद महासागर के पूर्व का क्षेत्र और उससे पूर्व में अगर हम जाएं तो दक्षिणी चीन सागर का समुद्री क्षेत्र आता है। इन समुद्री क्षेत्रों में जितने भी द्वीपीय देश हैं जहां भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार हुआ, उन सभी क्षेत्रों को द्वीपांतर के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा हुई, प्राचीन भारत के इतिहास में भारत के समुद्री क्षेत्र, जिसमें दक्षिणी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जो द्वीपीय देश हैं और जहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार था, उन क्षेत्रों को द्वीपांतर के नाम से जाना जाता है। ये परिभाषा 1 नंबर की एग्जाम में आ सकती है। तो एक बार फिर से, द्वीपांतर से क्या आशय है? भारत के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी समुद्री क्षेत्र में वे द्वीपीय देश जहां भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार था, उन क्षेत्रों को किस नाम से जाना गया? द्वीपांतर के नाम से जाना जाता है। तो हमारी ये परिभाषा क्लियर हो गई कि भारत के समुद्री क्षेत्र, भारत का समुद्री क्षेत्र आपको पता है, एक पश्चिम में, एक दक्षिण में, एक दक्षिणी पूर्व में है। हम पश्चिम की बात नहीं करेंगे, अरब सागर की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर भारत के दक्षिणी समुद्री क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी समुद्री क्षेत्र की बात है, जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, जहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता का प्रचार था, प्रसार था, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार था, जहां अनेक हिंदू राजाओं ने अनेक बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जिनका जन्म भारत में हुआ, जिनका प्रचार प्रसार इन देशों में हुआ। इसलिए इतिहासकारों ने अखंड भारत के जो वर्तमान में स्वतंत्र क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार प्राचीन भारत में हुआ। भारत का व्यापार भी इन देशों से काफी निकटता से बढ़ा। इस कारण इतिहासकार इन सभी क्षेत्रों को बृहत्तर भारत के प्राचीन काल में अंग मानते थे। इसलिए द्वीपांतर की परिभाषा एकदम आसान है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए इस परिभाषा में कि प्राचीन भारत में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी देशों में स्थित जो छोटे छोटे देश थे, जिन पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार था, ऐसे क्षेत्रों को द्वीपांतर के नाम से जाना गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, महाजनपद से तात्पर्य। महाजनपद, तो देखिए, छठी शताब्दी BC या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुछ ऐसे राज्य थे जो शक्तिशाली राज्यों के रूप में उद्भव होकर आए। आपने 9th क्लास में जनपद की परिभाषा पढ़ी होगी, जन की परिभाषा पढ़ी होगी, और उसके बाद में आप कक्षा 10 में पढ़ोगे महाजनपद। जन अर्थात कबीला, जनपद अर्थात छोटा
राज्य। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य जाति के लोग थे। इन आर्य जाति के लोगों ने जो एक कुल और एक परिवार से संबंधित थे, उस इकाई को जन कहा गया, कबीला कहा गया। और उसी वैदिक सभ्यता के बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य वैदिक काल में कुछ कबीले थोड़े शक्तिशाली राज्यों के रूप में सामने आए, लेकिन वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, थोड़े छोटे राज्य थे। इन राज्यों को जनपद के नाम से जाना गया, अर्थात छोटा राज्य। ये दोनों इकाइयां वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। आपने ये पहले लेसन में कक्षा 9 में सभ्यताओं वाले चैप्टर में इसको आपने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद, अर्थात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता के बाद में। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिन शक्तिशाली राज्यों का उद्भव हुआ, उन शक्तिशाली राज्यों को ही क्या कहा गया? महाजनपद। महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिन शक्तिशाली राज्यों का उद्भव हुआ, उन शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद कहा गया। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिन शक्तिशाली राज्यों का जन्म हुआ, उस काल को क्या कहा गया? महाजनपद काल। महाजनपद काल अर्थात महाजनपद शक्तिशाली राज्य। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जिन शक्तिशाली राज्यों का जन्म हुआ, उद्भव हुआ, उन राज्यों को महाजनपद कहा गया। तथा भारत में जिस शताब्दी में या जिस समय में शक्तिशाली राज्यों का जन्म हुआ, उस समय को महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। हमने महाजनपद की परिभाषा पढ़ ली। ये प्रश्न भी 1 नंबर का आ सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा महाजनपद काल एवं उसकी विशेषताएं। ये प्रश्न जो है ये निबंधात्मक प्रश्नों में शामिल है। महाजनपद काल एवं उसकी विशेषताएं। देखिए, महाजनपद के साथ में हमने महाजनपद काल की परिभाषा भी पढ़ ली है। महाजनपद काल से तात्पर्य है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में वैदिक सभ्यता के पश्चात जनपदों का शक्तिशाली राज्यों के रूप में उद्भव। इस काल को महाजनपद काल और जनपदों का शक्तिशाली राज्यों के रूप में उद्भव महाजनपद के नाम से जाना जाता है। अर्थात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को महाजनपद काल कहा जाता है और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिन शक्तिशाली राज्यों का उद्भव हुआ, उनको महाजनपद के नाम से जाना जाता है। अब इस काल की क्या क्या विशेषताएं रही? इन भारत में जनपद का महाजनपद के रूप में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के क्या कारण थे? वही कारण महाजनपद काल की विशेषताओं के साथ में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम महाजनपद काल की विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहले परिभाषा, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। महाजनपद काल अर्थात भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिशाली राज्यों का उद्भव हुआ, इस समय को महाजनपद काल और इन शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद के नाम से जाना जाता है। अब महाजनपद काल की क्या क्या विशेषताएं थी वो हम पढ़ेंगे। महाजनपद काल की सबसे पहली विशेषता थी लोहे का आविष्कार। देखिए, भारत में लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरंजी खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अर्थात वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक सभ्यता में भारत के लोगों ने लोहे का आर्थिक रूप से प्रयोग प्रारंभ कर दिया था, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय लोगों ने लोहे का
जो प्रयोग है वो प्रयोग राजनीतिक क्षेत्रों में भी आरंभ कर दिया था। अर्थात भारतीय लोगों ने लोहे के आविष्कार के पश्चात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे की धातु का प्रयोग करते हुए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया, जिसमें भाला है, तलवार है। और इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हुए जो कबीले थे, जो जनपद थे, उन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और इन्हीं कुछ छोटे कबीलों में से, जनपद राज्यों में से कुछ राज्य ऐसे थे जो शक्तिशाली राज्यों के रूप में युद्ध के माध्यम से शक्तिशाली होकर उभरे और इन्हीं को महाजनपद कहा गया। तो सबसे पहली विशेषता है लोहे का आविष्कार। महाजनपद काल की पहली विशेषता है लोहे का आविष्कार, अर्थात लोहे के आविष्कार से तलवार, भाले जैसे हथियारों का निर्माण हुआ और युद्ध के जरिए कुछ जनपद शक्तिशाली महाजनपदों के रूप में परिणत हुए। दूसरा इसका था जैन एवं बौद्ध धर्म का जन्म। जैसा कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जैसे महानायकों का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत में सनातन धर्म और हिंदू धर्म जो व्याप्त बुराइयां थी, इन व्याप्त बुराइयों की आलोचना करते हुए, वैदिक कर्म कांडों का विरोध करते हुए जैन और बौद्ध धर्म को जन्म दिया। इन्हीं जैन एवं बौद्ध धर्म का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जिससे लोगों में महाजनपद काल में जो जैन और बौद्ध धर्म, अनेक हिंदू धर्म से संबंधित लोग जैन और बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। तीसरा, महाजनपद काल की दूसरी विशेषता क्या रही? जैन और बौद्ध धर्म का आविर्भाव। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु था नदियों एवं पर्वतों के साथ भौगोलिक बनावट। कुछ जनपद ऐसी भौगोलिक स्थिति में स्थित थे जिन्हें प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी। जैसे हम बात करते हैं महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जहां पर भौगोलिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह महाजनपद नदियों के मध्य, पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य स्थित था। अतः अन्य जो जनपद थे वो जनपद आसानी से मगध जनपद को जीत नहीं सके, जबकि मगध जनपद ने इन्हीं सब विशेषताओं के कारण अन्य जनपदों पर अपनी पकड़ मजबूत की और एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। इसके साथ ही महाजनपद काल में व्यापारिक उन्नति। देखिए, भारत में सबसे पहले व्यापार का उल्लेख हमें महाजनपद काल में ही देखने को मिलता है। सबसे पहले हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि वैदिक काल में जो विनिमय जो था, व्यापारी और ग्राहकों के मध्य जो विनिमय होता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। लेकिन सबसे पहले भारत में जो मुद्रा विनिमय का उल्लेख मिलता है वो इसी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद काल में मिलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही भारतीयों ने सबसे पहले मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। भारतीयों में मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ, अर्थात किसी भी वस्तु को खरीदने के बदले में पेमेंट के रूप में मुद्रा का इस्तेमाल किया गया, भुगतान के रूप में मुद्रा का इस्तेमाल किया गया। इसी कारण
भारत में व्यापारिक उन्नति आरंभ हुई। और इसी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिन सिक्कों का, जिन मुद्राओं का प्रयोग किया गया उनको कहा गया पंचमार्क मुद्रा या आहत मुद्रा। पंचमार्क मुद्रा या आहत मुद्रा। महाजनपद काल में व्यापारिक उन्नति, देखिए व्यापारिक उन्नति के साथ में हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसकी एक विशेषता ही मुद्रा का प्रचलन। और जब मुद्रा का प्रचलन समाज में होगा तभी किसी समाज में व्यापार की उन्नति संभव हो सकती है। इसके अलावा मुद्रा के प्रचलन के साथ उत्तर वैदिक काल में लाल एवं काले मृद भांड का प्रयोग भी किया गया, जो कि भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ मुद्रा भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन माने जाते हैं। और देखिए किसी भी संस्कृति में अगर व्यापार उन्नत हो, कृषि उन्नत हो, मुद्रा का प्रचलन हो, साथ ही शक्ति उद्योग धंधे हो, व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में हो, तो हम उस संस्कृति को नगरीकृत या नगरीय संस्कृति का उदाहरण मानते हैं। इसलिए इसकी एक विशेषता और रही, जो कि इसकी 7वीं विशेषता थी। इधर स्थान नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए मैं 7वीं विशेषता इधर लिख रहा हूं। 7वीं विशेषता रही द्वितीय नगरीकरण, सॉरी द्वितीय नहीं, प्रथम नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण नहीं, द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण, क्योंकि भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित समाज के लिए प्रथम नगरीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि भारत में द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल एवं इस समय से संबंधित विशेषताओं में द्वितीय नगरीकरण को शामिल किया जाता है। अर्थात भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता रही, जबकि भारत में द्वितीय नगरीय सभ्यता हमारी महाजनपद संस्कृति से संबंधित रही। अब हम अपनी इस पूरे टॉपिक का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसमें 4 बिंदु पढ़े: दीपांतर, महाजनपद, महाजनपद काल एवं उसकी विशेषताएं, महाजनपद का प्रथम उल्लेख। एक पॉइंट रह गया हमारा जो कि 1 नंबर से संबंधित है। महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जबकि जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इस भगवती सूत्र में भी महाजनपद काल में भारत में शक्तिशाली 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो हमने क्या क्या बातों पर आज डिस्कस किया। सबसे पहला पॉइंट, दीपांतर से आशय। प्राचीन भारत में समुद्र पार प्राचीन भारत में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी समुद्र पार के वे क्षेत्र जहां भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार था, उन क्षेत्रों को दीपांतर कहा जाता है। ये प्रश्न 1 नंबर लायक है। दूसरा प्रश्न है महाजनपद से आशय। वैदिक सभ्यता के बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिन शक्तिशाली राज्यों का उदय भारत में हुआ, उन शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद कहा गया। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को वह काल जब भारत में 16 शक्तिशाली राज्यों का जन्म हुआ, उन्हें महाजनपद काल कहा गया। महाजनपद काल की प्रमुख विशेषताएं रही: लोहे का आविष्कार, जिसमें सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश एटा जिले में अंतरंजी खेड़ा में लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए मानव के प्रयोग के। दूसरा, इसी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन एवं बौद्ध धर्म, जैन का महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म का
महात्मा बुद्ध ने इन दोनों धर्मों को आविर्भाव किया, इन दोनों धर्मों से संबंधित संस्थापक रहे। तीसरा, नदियों एवं पर्वतों के भौगोलिक बनावट के कारण कुछ शक्तिशाली महाजनपदों का जन्म हुआ, जैसे मगध। महाजनपद काल में व्यापारिक उन्नति हुई, उसका एक बड़ा कारण था इस काल में पंचमार्क मुद्रा नामक सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, और जिस समाज में सिक्कों का प्रचलन बढ़ता है उसी समाज में व्यापार की उन्नति बढ़ती है। साथ ही लाल एवं काले मृद भांडों का प्रयोग, और चूंकि महाजनपद काल में व्यापार अपने उन्नत शिखर पर था, पक्के मकान इन लोगों ने बनाए, मृद भांडों का प्रयोग किया, व्यापारिक उन्नति, साथ ही उद्योगों का जन्म, लोहे के आविष्कार के कारण, इसलिए इस सभ्यता को, इस महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। और चौथा बिंदु हमने पढ़ा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने शक्तिशाली राज्यों का जन्म हुआ? 16 शक्तिशाली राज्यों का जन्म हुआ। इन 16 शक्तिशाली राज्यों के नाम हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, ज्यादा कोई हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है, बहुत आसान से टॉपिक पढ़े। 4 चीजें हमने पढ़ी है। दीपांतर प्राचीन भारत में समुद्री पार के वे इलाके जहां भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार था, उन्हें आज दीपांतर के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा महाजनपद। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद एवं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उन शक्तिशाली राज्यों का जन्म जब हुआ उस काल को महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। महाजनपद काल में शक्तिशाली राज्यों के उद्भव के क्या कारण थे, यही महाजनपद काल की विशेषताएं हैं। पहला, महाजनपद काल की पहली विशेषता आपने पढ़ी, लोहे का आविष्कार या लोहे का राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग। दूसरा हमने पढ़ा जैन एवं बौद्ध धर्म का जन्म। नदियों एवं पर्वतों से कुछ शक्तिशाली राज्यों की सुरक्षा। महाजनपद काल में व्यापारिक उन्नति, उसके पीछे एक बड़ा कारण था मुद्रा का प्रचलन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में सबसे पहले मुद्रा का प्रचलन आरंभ हुआ। और अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि भारत में सबसे प्राचीन मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो हम बताएंगे पंचमार्क मुद्रा या आहत मुद्रा। इन्हें प्रिंट या छपाई तकनीक से बनाया जाता था, इसलिए इनको पंचमार्क या आहत मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसकी अगली विशेषता रही मुद्रा का प्रचलन, लाल एवं काले मृद भांडों का प्रयोग। और हमने फिर चौथा पॉइंट पढ़ा, महाजनपद काल का प्रथम उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो कि किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और एक दूसरा है भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इसलिए हमने एक एक नंबर के कौन कौन से प्रश्न पढ़े। दीपांतर की परिभाषा पढ़ी, महाजनपद की परिभाषा पढ़ी, महाजनपद काल की परिभाषा पढ़ी, साथ ही इन महाजनपदों का किन ग्रंथों में उल्लेख हुआ, जैसे बौद्ध धर्म का वह ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो कौन सा? अंगुत्तर निकाय। और दूसरा जैन धर्म का वह ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, सोचिए, भगवती सूत्र। तो आज हमने छोटे छोटे कुछ प्रश्न पढ़े, एक निबंधात्मक 4 नंबर का प्रश्न पढ़ा है। तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक महाजनपद काल एवं प्राचीन इतिहास। इससे नेक्स्ट क्लास के लिए हम 2-4 दिन बाद में इससे नेक्स्ट क्लास डालेंगे। ये हमारा पहले लेसन का थोड़ा वो टॉपिक है जिसे हम ध्यान से देखेंगे।